हमें तो वो भी नसीब नहीं होती। हाँ जी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो सबसे पहले ऑडिटर वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। देखिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि डे टू डे मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, लेकिन रियल ओनर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते नहीं। तो जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सब मेंबर्स को कैसे पता चलती है? कहते हैं जी एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के सामने कंपनी की पोजीशन रखते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब जी ये जो स्टेटमेंट्स रखी जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स के सामने, इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि इनमें जो फिगर्स दी गई है या जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है, फेयर है या नहीं है? मतलब कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किया गया कि जी हर कंपनी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, डजेंट मैटर, इवन अ 1 पर्सन कंपनी, तो हर कंपनी के केस में ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे और ऑडिटर इनको ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसके अलावा ऑडिटर ये देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है, राइट। तो जी ये बंदा एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है जिसको बकायदा इंस्टीट्यूट ICAI से बकायदा रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, राइट। ये कौन है? प्रैक्टिसिंग या फिर फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग, राइट। तो कहता है जी इंडिपेंडेंट है, नॉलेजेबल है। अगर ये कहेगा कि हाँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है, तो मेंबर्स मानेंगे, गवर्नमेंट भी मानेगी, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर कंपनी में ऑडिटर तो होना ही होना, हर टाइम, हर टाइम। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में होता है जी ये तो कंपनी का एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई नहीं है जी, कंपनी के अकाउंट्स नहीं बना रहा, जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर रहा, वॉचर्स मेंटेन नहीं कर रहा, उस काम के लिए कंपनी ने अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं। ये भाई साहब अकाउंटेंट नहीं है। कुछ लोग देसी लैंग्वेज में इन्हें मुनीम भी बोलते हैं, आइए मुनीम जी। ये कोई अकाउंटेंट नहीं है। अकाउंटेंट कंपनी ने अलग से रखे हुए हैं जो कि कंपनी के सारे अकाउंट्स बनाते हैं। ये तो जो अकाउंट्स कंपनी बना चुकी उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, अपनी ओपिनियन, अपने एक्सप्रेशन देते हैं कि वेदर दीज अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी और नॉट, राइट। तो इनका काम सिर्फ कब है? जब अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्हें ध्यान रखना है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है जी, प्लस किसी भी बुक्स को, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड किसी भी बुक्स, किसी भी रिकॉर्ड्स को जब मर्जी ये असेस कर सकते हैं, राइट। और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में तो आएंगे ही आएंगे। आ जाओ जी, तो सेक्शन है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 130। तो जी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। अब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी डिवीजन कर रहे हैं, या तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कहता है जी नॉन गवर्नमेंट कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई तो उसकी फर्स्ट एजीएम तो होनी है ना, फर्स्ट एजीएम होगी उस कंपनी की। कहता है इस फर्स्ट एजीएम में भी तो डायरेक्टर्स मेंबर्स के सामने कुछ रिकॉर्ड्स रखेंगे, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखेंगे, उनको कौन ऑथेंटिकेट करेगा? तो इसका मतलब फर्स्ट एजीएम से पहले ही यहाँ पर हमारे पास ऑडिटर अपॉइंट हो जाने चाहिए।
जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑडिटर, राइट। और फिर एजीएम के अंदर ऑडिटर को या तो उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लिया जाएगा बाय द मेंबर्स या फिर किसी और ऑडिटर को। तो जी पहले तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है यहाँ पर तो मेंबर्स अपॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि जी अगर मान के चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करने में, फिर तो मेंबर्स को स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए, इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स, इट का मतलब shall inform the members of the company who shall within 90 days at the EGM appoint such। अब पता है यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, और यकीन मानना मेरे माइंड में जो कंफ्यूजन होती है उसका बड़ी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है। कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर नेक्स्ट 90 डेज नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, who shall within, और इससे पहले वाले प्रोविजन में जो रेफर कर रखा है टाइमलाइन, वो कहां से रेफर कर रखा है, तो जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है वो ये कहते हैं कि नीचे वाला प्रोविजन अगर टाइमलाइन को लेके साइलेंट हो तो टाइमलाइन ऊपर वाले प्रोविजन से कंसीडर करनी चाहिए। तो मेरा माइंड तो ये कहता है कि जी आपको टाइमलाइन कहां से कंसीडर करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से ही, कि जी अगर 30 दिन में इन्होंने अपॉइंट किए तो बहुत बढ़िया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अगर 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कहां से, इनकॉर्पोरेशन से मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, पहला तो जो रूल हमारा बताता है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का, दूसरी चीज यहां पर साइलेंट है, नेक्स्ट लिखा नहीं, तीसरी चीज जहां पर नेक्स्ट होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर वहां नेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ये देखो यहां लिखा हुआ है। अगर बाकी जगह इस सेक्शन में नेक्स्ट लिखा हुआ है और अगर यहां पर भी नेक्स्ट 90 डेज की इंटेंशन होती तो नेक्स्ट लिखा जाता, राइट। और चौथी चीज, मेंबर्स को मीटिंग के लिए कॉल करने के लिए कितने टाइम पहले नोटिस देना होता है, 21 डेज पहले, इफेक्टिवली 23 डेज मान लो, राइट। तो जी 23, 25, 30, 60 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इनको तो मीटिंग कॉल करने के लिए, और मेरे ख्याल से दैट इज सफिशिएंट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो 90 डेज है वो कहाँ से है, लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ने और बहुत सारे टीचर्स ने इसे नेक्स्ट लेके चला हुआ है, ठीक है। और आईसीएसआई तो बड़ा समझदार होता है, जहां पर उसे लगता है कंफ्यूजन है वो एज इट इज प्रोविजन लिख देता है, एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं। तो जी इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन 90 डेज एट, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, एजेंट तो कॉल कर ही नहीं रहे ना, तो एट एन ईजीएम अपॉइंट सच ऑडिटर। First auditor shall hold office till the conclusion of first AGM, till the conclusion of, तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर, फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन तक तो यही ऑडिटर रहेगा, और इस एजीएम में जो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा या इसी ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जाएगा, बेसिकली हम कहते हैं जी रिकॉग्नाइज कर लिया मेंबर ने सेम ऑडिटर को, कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं वो अगले 5 एजीएम के लिए, जो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे वो अगले 5 एजीएम के लिए। तो जी वो एक्चुअल में पहला एजीएम उसका कौन से वाला होगा, फर्स्ट एजीएम खत्म होने के बाद इफेक्टिव है उसकी अपॉइंटमेंट, तो उसकी फर्स्ट एजीएम कौन सी होगी एक्चुअल में, उसकी फर्स्ट एजीएम एक्चुअल में कौन सी होगी, सेकंड एजीएम। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसका मतलब जो फर्स्ट एजीएम में दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा ऑडिटर,
वो 6th AGM के कंक्लूजन तक रहेगा। तो माइंड में ये मत रखना 6 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है, अपॉइंट फिर भी कितने साल के लिए हो रहा है, 5 साल के लिए, क्योंकि एक्चुअल में उसकी अपॉइंटमेंट ही कब हो रही है, फर्स्ट AGM के कंक्लूजन के बाद अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हो रही है। क्लियर है जी? तो जी टाइमलाइन अगर हम देखें तो बड़ी सिंपल सी बात कही, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। उस केस में इन्होंने कहा जी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है, तो पहले तो मौका दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कितने टाइम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 डेज में अपॉइंट नहीं किया तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनकॉर्पोरेशन से 90 डेज है के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, और मेंबर्स किस में अपॉइंट करेंगे, EGM में। ठीक है, और जो ये ऑडिटर अपॉइंट होगा ये कब तक रहेगा, कहता है जब भी अपॉइंट हो रहा है, जब भी अपॉइंट हो रहा है तब से लेकर, क्लियर है जी? अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी में आपने एक वर्ड सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे इन शॉर्ट कैग भी बोला जाता है। और न्यूज़ के अंदर ये भाई साहब आजकल बड़े हाईलाइटेड रहते हैं, क्योंकि घोटालों की कोई सीमाएं नहीं है। तो कैग के पास चारा घोटाले की रिपोर्ट गई, कैग ने चारा घोटाले की रिपोर्ट दी, कैग के पास कोयला घोटाले की रिपोर्ट गई। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का हम कह सकते हैं एक ऐसा डिपार्टमेंट who deals with the auditing of the financial statements। ठीक है, चलो जी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या एनी कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर। तो कुल मिला के हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, राइट। द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, कितने टाइम के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द। अगर कैग सक्सेसफुल नहीं होता, मतलब कैग किसी वजह से नहीं कर पाता, आजकल बेचारा घोटालों में बिजी है, तो जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट। तो यहां तो क्लियर कट लिखा हुआ ना नेक्स्ट 30 डेज, ऊपर लिखा नहीं हुआ सेक्शन के अंदर। ठीक, तो जी बड़ा सिंपल सा कहता है इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज का टाइम तो दिया, अगले 30 डेज का टाइम दिया, और वो भी फेल हो गए तो कहता है जी फिर टाइम दिया, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में अपॉइंट करने से फेल हो जाते हैं, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन। अब यहाँ पर भी विद इन 60 डेज दे रखा है, लेकिन ऊपर वाले प्रोविजन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट। तो यहाँ से हम इस नेक्स्ट को उतार सकते हैं कि नेक्स्ट 60 डेज की बात कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर कितना टाइम दे रखा है। अच्छा, यही सबसे बड़ी बात, मेंबर्स को यहाँ कितना टाइम दे रखा है, ऊपर वाले केस में कितना टाइम दे रखा है, और इनिशियली कितना टाइम दे रखा है। तो इफेक्टिवली मेंबर्स के पास कितना टाइम हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए ये टिल मतलब फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई बहुत सारे ऑथर्स ने, इवन टीचर्स ने इसे आफ्टर 30 डेज 90 डेज लेके चले हुए हैं। तो कहीं आप ये सुनो आफ्टर 30 डेज, तो ये मत समझना कि अनुराग सर गलत पढ़ा रहे हैं, मैंने सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन बताई है, राइट। हाँ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो एक बार तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर एजीएम में ही होगा, फर्स्ट एजीएम के अंदर। तो एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम, किसकी बात कर रहे हैं, अपॉइंट एन इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग सीए या फिर फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, राइट, एज द ऑडिटर हु शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग
टिल द कंक्लूजन ऑफ, तो इफेक्टिवली उसकी अपॉइंटमेंट कब से स्टार्ट हुई, कहता है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट। तो जी उस वो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम ऑडिट कब करने वाला है, तो सेकंड एजीएम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कायदे से कितने साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं हम, कायदे से कितने साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं हम, 5 years के लिए, कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, राइट। द कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन, वर्ड क्या यूज करते हैं बेसिकली, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब कि जी देखिए फर्स्ट जो डायरेक्टर वो ऑडिटर है ना, वो हमने अपॉइंट कर लिया था क्योंकि कंपनी ने पावर दे रखी है, तो जी ये भाई साहब है ऑडिटर, आपकी मर्जी है, इन्हीं को कंटिन्यू करवाना है, तो जो हमने अपॉइंटमेंट की थी उसे रेटिफाई कर दो, मतलब एक्सेप्ट कर लो, तो 6th मीटिंग तक यही कंटिन्यू रखेंगे, अगर दूसरा पॉइंट करना है तो दूसरा पॉइंट कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है गाइज। यहाँ पर हमारे पास एक अपडेशन है, पता नहीं कैसे क्लास में वो नोटिफाई करवानी रह गई थी। ये जो हमारे पास सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के नीचे लिखा हुआ है दैट द कंपनी शैल प्लेस द मैटर रिलेटिंग टू सच अपॉइंटमेंट फॉर रेटिफिकेशन बाय द मेंबर्स एट एवरी एजीएम, ये प्रोविजन ऑलरेडी ओमिट हो चुका था बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 7 मई 2018। इससे रिलेटेड जो रूल्स में अमेंडमेंट थी वो तो हम लोग ऑलरेडी नोटिफाई करवा चुके थे, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका था जो रूल्स में अमेंडमेंट थी सेम कंसेप्ट से रिलेटेड, बट ये जो अमेंडमेंट थी कि ये ओमिट हो चुका है, वो नोटिफाई करवाना रह गया था। हाँ जी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या कहा गया, कहता है जी वही गवर्नमेंट कंपनी या कंपनी कंट्रोल्ड या फिर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मान के चल रहे हैं फॉर 2017, in respect of a financial year, appoint the auditor duly qualified to be appointed as the auditor of the company within a period of 6 months, या यहाँ लिखिए 180 days, क्योंकि 180 days ही दिया हुआ है ना, 6 month में तो 180 days से ज़्यादा भी जाते हैं, 180 days from the commencement of the financial year, who shall hold office till the conclusion of the, ये मैंने आगे बना दिया, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा जी, ठीक है। और जब इस फाइनेंशियल ईयर के एजीएम होगी, जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो एजीएम जनरली कहाँ होगी इसकी, लास्ट डेट ही बैठती है, तो यहाँ तक ये होल्ड करके रखेगा, ठीक। फिर इस वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब 18 दोबारा क्या अपॉइंट करेगा, कितने टाइम के अंदर, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में तो एक बार ऑडिटर अपॉइंट कर दिया आपने 5 सालों के लिए, यहाँ पर हर फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट होगा, क्लियर है, टैग ही करेगा, यहाँ तक कोई डाउट, चले आगे। तो मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रूल 3 है हमारा ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। हाँ जी, इन केस ऑफ अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी जरूरी है, तो द ऑडिट कमेटी, एंड इन केस वेयर ऑडिट कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी constituted, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall take into consideration the qualification and experience of the individual or the firm proposed to be considered for the appointment of the auditor, and where such qualification and experience are commensurate with the size and requirement of the, तो जी सिंपल सी बात कही, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है वेयर
ऑडिट कमेटी इज, तो जी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, कंपिटेंसी, जितनी बड़ी हमारी कंपनी है उतनी बड़ी कंपनी का काम ये ऑडिटर या ऑडिटर फर्म संभाल भी सकती है या नहीं संभाल सकती, ये सब कौन कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमेटी। ठीक है, जहां पर ऑडिट कमेटी इज, कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो ठीक, provided that while considering the appointment, audit committee or the board as the case may be shall have regard to any order or pending proceeding। भाई जो भी ऑडिटर या ऑडिटर फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है, क्या उसके अगेंस्ट कोई सीए इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर इशू किया हुआ है, या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने या कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया हुआ है, या उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग है, किस चीज़ से रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, the audit committee or the board as the case may be call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit, subject to the provision of sub rule 1 where the company is required to constitute audit committee, the committee shall recommend the name। तो नेम भी कौन रिकमेंड करेगा? भाई नेम भी ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, प्लस उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसका एक्सपीरियंस, क्या जो हमारी कंपनी का साइज है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क मैनेज कर लेगा या नहीं कर लेगा, ये सब भी कौन देखेगा? ऑडिट कमेटी। जहाँ पर ऑडिट कमेटी इज, जहाँ नहीं है रिक्वायर्ड वहाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। ठीक है जी, एंड टू द बोर्ड, ऑडिट कमेटी किसको रिकमेंड करेगी? बोर्ड को, फॉर कंसिडरेशन, एंड इन अदर केसेस बोर्ड खुद रिकमेंड करेगा। रिकमेंड क्या करना? अपने आप को ही रिकमेंड कर रहा है एक तरह से, राइट। तो बोर्ड रिकमेंड करेगा किसको? एक तरह से जब अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद एजीएम के अंदर रेटिफिकेशन होगी, तो बेसिकली बोर्ड ही तो कह रहा है देखो जी हमने ये डायरेक्टर अपॉइंट किया, ऑडिटर अपॉइंट किया था, आप इसको एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंट कर लीजिए। इफ द बोर्ड एग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सच इंडिविजुअल या फर्म to the members in the AGM. If the board disagrees with the recommendation of the audit committee, it shall refer back the recommendation to the committee for reconsideration। दोबारा देखिए जी, इसी पॉइंट को दोबारा देखिए, right? If the audit committee after considering the reasons given by the board decide not to reconsider its original recommendation, कि नहीं जी जो हमने कहा है सब ठीक है, हमारी तरफ से इसी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, तो फिर बोर्ड सिर्फ अपने बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बीच में, ऑडिट कमेटी के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट है उसे रिकॉर्ड करेगा और अपनी खुद की रिकमेंडेशन और वो जो डिसएग्रीमेंट्स के पॉइंट है वो सब किसे सेंड कर देगा? मेंबर्स के सामने रख देगा इन द, कि जी देखिए ऑडिट कमेटी ने फलाने को एज ए ऑडिटर रिकमेंड किया है, पर हमारे अकॉर्डिंग ये मैटर्स है जहाँ पर ये ऑडिटर फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन ऑडिट कमेटी फिर भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन, बस अब मेंबर्स खुद डिसाइड कर लेंगे। ठीक है जी। द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द with the meeting wherein such appointment has been made being counted as, ठीक है, provided that the appointment shall be subject to, अच्छा ये चीज़ ना अब ये अमेंडमेंट एक्ट ने काट दी है, तो बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट आया, उसी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट रूल्स आए हमारे पास, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स अमेंडमेंट रूल्स 2018, उसके अंदर ये प्रोविज़न काट दिया गया है। इसका मतलब इनका कहने का तो ये मतलब है कि हर एजीएम के अंदर मेंबर्स अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एज ए सिंपल बिजनेस लेके चलते हैं, एक तो स्पेशल बिजनेस होता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस,
ऑर्डिनरी बिजनेस में से एक बिजनेस क्या होता था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जब 5 सालों के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर ही दिया, 5 सालों के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर ही दिया, तो हर साल दोबारा से क्या अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस चीज़ को काट ही दिया है। ठीक है, सर रेमुनरेशन भी होती थी ना उसमें कि ऑडिटर्स को अपॉइंट करें तो उसकी रेमुनरेशन करते थे, एक ही बार फर्स्ट में जो होगी वही तो रहेगी ना। भाई रेम्यूनरेशन अगर चेंज करनी भी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप कर लेंगे, मेंबर उसकी अपॉइंटमेंट बार बार क्या रेक्टिफाई करनी जब एक बार 5 साल के लिए कर दिया तो। ठीक है जी। हाँ जी, रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर बिफोर अपॉइंटमेंट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी बंदे को एज ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो उससे रिटर्न कंसेंट तो लोगे ही ना, और सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट का मतलब फर्म अगर अपॉइंट कर रहे हो तो दैट अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। तो ये सर्टिफिकेट लोगे कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी का ऑडिटर, पहले तो अपनी कंसेंट दो रिटर्न में, और दूसरी चीज़ एक सर्टिफिकेट दो कि आपको अगर हम अपॉइंट करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट एज पर प्रिस्क्राइब्ड लॉ ही है, हम लॉ से बाहर जाकर कोई काम, कहीं ऐसा हो कि आप अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल ही ना हो और हम आपको अपॉइंट कर लें। राइट, आ जाओ जी। तो रूल 4 क्या कह रहा है हमारा, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू, कहता है द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर रूल 3 shall submit a certificate that the individual or the firm as the case may be is eligible for the appointment and is not disqualified। ठीक है, under the act मतलब कंपनीज एक्ट 2013, the chartered accountant act 1949 and rules and regulations made there। तो जी आप एलिजिबल हो। The proposed appointment is as per the terms provided under the act। The proposed appointment is within the limit laid down by or under the authority of the act। ये पढ़ेंगे हम। बेसिकली एक ऑडिटर को कितनी कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना पूरी दुनिया का काम आप अकेले संभालोगे, बाकी तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। इसलिए लिमिट डिसाइड कर दी गई है कि एट ए टाइम आप मैक्सिमम कितनी कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो। ये अब डिटेल में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए 20 की फिगर याद रखो, ये समझाने के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्दर द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म प्रिटेनिंग और पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू आरओसी, तो कौन से फॉर्म में देना जी नोटिस, विद इन, ठीक है। मैंडेटरी रोटेशन, मैंडेटरी रोटेशन का मतलब क्या है, कहता है जी देखिए एक बारी में कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग, तो जी 5 साल का एक टर्म, कहता है फिर दोबारा अगले 5 साल तक अपॉइंट नहीं कर सकते इसे, किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, वरना इतना लंबा टाइम हो जाएगा कि ऑडिटर में और कंपनी के मैनेजमेंट में दोस्ती हो जाएगी, घर पर आना जाना हो जाएगा, साथ बैठकर एक आधा पैक लगाना हो जाएगा, फिर ऑडिटर कंपनी की मैनेजमेंट की सुनेगा, शेयर होल्डर्स के बारे में कहाँ सोचेगा। तो इसलिए रोटेशन जरूरी है बड़ी कंपनीज में ऑडिटर की। ठीक, तो जी देखिए क्या कह रही है, कहता है नो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, प्लस सच अदर कंपनीज एज में बी स्पेसिफाइड, वो नीचे रूल में बताया, शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी इंडिविजुअल एज द ऑडिटर फॉर अ टर्म मोर देन 1 टर्म ऑफ, एक बारी में कितने साल के लिए मैक्सिमम, अगर इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो तो, और अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो मैक्सिमम, तो फर्म कितने साल के लिए अपॉइंट की जा सकती है, मैक्सिमम एक बारी में 5 साल के लिए, लेकिन लगातार 2 बार। लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो मैक्सिमम एक बारी में
5 साल के लिए और एक ही बार, फिर बीच में गैप देना पड़ेगा। ठीक है जी, गैप क्या देना पड़ेगा वो पहले देख लेते हैं। द इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लोज ए शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर। तो जी इंडिविजुअल के केस में कहता है 5 साल के बाद 5 साल का ही गैप। ठीक, ऑडिट फर्म के केस में कहता है जी 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, फिर दोबारा से कितने साल का गैप, फिर दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। द आंसर इज यस। ठीक है, कहता है इस ड्यूरेशन में ना, मान के चलो एक ऑडिट फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं और एक दूसरी ऑडिट फर्म है उसके अंदर भी 4 पार्टनर्स हैं। तो इन दोनों ऑडिट फर्म में एक पार्टनर कॉमन है। कौन कॉमन है? कहता है जी ये जो ऑडिट फर्म है ये ऑलरेडी कितने ईयर का टेन्योर पूरा कर चुकी, तो अब इस ऑडिट फर्म को अगले 5 साल तक दोबारा से एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कहता है अगर किसी और फर्म के अंदर इस फर्म का कोई भी पार्टनर कॉमन है तो इवन उस फर्म को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता इस पीरियड में। ठीक है, तो कहता है जी नो एसोसिएटेड फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग द कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year। तो जिसका टेन्योर खत्म हो गया, इसका टेन्योर खत्म हो गया, तो इसकी जो एसोसिएट है मतलब जहां पर कॉमन पार्टनर है उसको भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इस ड्यूरेशन में। पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? आ जाओ जी, अब हमने पढ़ा जी ये मैंडेटरी रोटेशन किसके लिए कंपलसरी है। एक तो लिस्टेड कंपनी के लिए और दूसरा कहता है जी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एंड ऑल कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो देखो दे रखी है ना 10 करोड़ 50 करोड़, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल इससे कम ही क्यों ना हो। लेट्स से कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 1 करोड़, लेकिन कंपनी ने पैसा उधार कितना लिया हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। कहते हैं अगर पैसा उधार लिया हुआ है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो शेयर कैपिटल कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंडेटरी रोटेशन इज एप्लीकेबल। क्लियर है? कंपनी में रिमूव द ऑडिटर और ऑडिटर कैन रिजाइन फ्रॉम सच ऑफिस ऑफ द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। ये चीज़ तो पता ही है आप लोगों को। प्लस यहाँ पर एक मेंबर्स राइट क्या दिया हुआ है, कहता है जी मेंबर चाहे तो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। क्या रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि जी हमारी कंपनी में का जो ऑडिटर है वो किसी और कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, या डिफरेंट वे में बोलूँ तो मेंबर ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि हम उसी बंदे को ऑडिटर बनाएंगे जो किसी और कंपनी का ऑडिटर ना हो, या हम उसी बंदे को ऑडिटर बनाएंगे जो मैक्सिमम 2 कंपनी का ऑडिटर हो, हम उसी बंदे को ऑडिटर बनाएंगे जो मैक्सिमम 3 कंपनी का। क्यों? मेंबर्स ये डिसाइड कर सकते हैं भैया एक बंदा ऑलरेडी जो 15 कंपनी का काम संभाल रहा है, पता नहीं हमारी कंपनी पे कंसंट्रेट कर पाए ना कर पाए। तो ऑडिट शैल मतलब इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय इट ऑडिटिंग पार्टनर and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the member. The audit shall be conducted by more than यहाँ तक देखो जी एक बार, कोई डाउट हो तो फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। वैसे कैजुअल वैकेंसी का जनरल मीनिंग तो समझ में आ गया ना। कैजुअल वैकेंसी का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जी अपॉइंट किया गया था इस डेट तक के लिए, बीच में ही वैकेंसी क्रिएट हो गई। कैजुअल नाम क्यों रखा गया कि मे बी ड्यू टू सर्टेन कैजुअलिटी,
इसलिए इसका नाम रख दिया गया कैजुअल वैकेंसी, राइट। तो जी एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर शैल इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन द कंपनी whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the CAG। तो अगर किसी कंपनी के अकाउंट्स उस ऑडिटर को ऑडिट करने हैं जिसे अपॉइंट किसने किया है, उसको छोड़कर, अदर देन, तो ये जनरल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, या मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वी फिल्ड बाय द within 30 days and he shall hold office till the conclusion of the next annual general meeting तक। But if such vacancy is the result of resignation of the auditor, ऑडिटर ने खुद रिजाइन कर दिया, ओहो, इसका मतलब भैया कंपनी में कुछ मेजर ही फॉल्ट है, कंपनी में कुछ मेजर ही फ्रॉड होने के चांसेस है, इसलिए ऑडिटर ने अपनी जान बचाने के लिए बोला भैया अपनी कंपनी पकड़ो, मुझे तो जाने दो, राइट। तो कहता है फिर सच अपॉइंटमेंट शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग कन्वेड विद इन 3 months ऑफ द, ठीक है। इन केस ऑफ अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वी फिल्ड बाय द ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन। तो ऊपर वाले केस में कहता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे, लेकिन अगर ऑडिटर ने खुद रिजाइन किया, उस वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को रिकमेंड कर रहे हैं दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग विद इन। और गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही फिल करेगा वैकेंसी, वो भी कितने टाइम में, विद इन, प्रोवाइडेड दैट इन केस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेट पीरियड, the board of directors shall fill the vacancy within next, ठीक है। आ जाओ जी रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग, कहता है रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही हैज नॉट गिवन द नोटिस टू द कंपनी ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, या स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट द मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी, या तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाए अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, या फिर वो खुद कह दे जी आई एम नॉट विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड, या फिर मेंबर्स ही रेजोल्यूशन पास कर दे कि इसकी जगह दूसरे को अपॉइंट करो, या फिर इसे अपॉइंट नहीं करना, दूसरा चाहे अपॉइंट हो या ना हो। अगर ये तीनों केस नहीं है तो रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट किया जाता है। तभी तो हम कह रहे हैं 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया, हर साल रीअपॉइंट करते रहेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो चेंज आया है अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी रेटिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, काट देना प्रोविजन, पर 24 का इफेक्ट क्या आएगा वो भी देखते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है इसकी। हाँ जी, वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 117, ऑल द अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग द फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी of the auditor under this section shall be made after taking into account the recommendation of such section 140 removal या resignation of the and giving special notice। special notice हमेशा कौन देता है, members company को, right। कहता है removal of auditor, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by a, तो यहां पर भी स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहा था वो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से आप उस ऑडिटर को हटा सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर किसके पास डेलीगेटेड है, इन द मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब का क्या हुआ रूल, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडर दिस सबसेक्शन ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, उसको लात मार के बाहर निकालने से पहले उसको एक बार बोलने का मौका
ठीक है, तो जी हमें आरडी को देनी है एप्लीकेशन, अप्रूवल आरडी से चाहिए, कौन से फॉर्म में, ऑडिटर 2, एंड shall be accompanied with the fees as may be prescribed. Application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board. Company shall hold AGM at general meeting, AGM within 60 days of the receipt of approval of for passing the. तो जी प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होएगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि ऑडिटर को रिमूव करना है और उसके प्लेस पर किसी और को अपॉइंट करना है। ये डिसाइड किया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किसी को अथॉरिटी दी जाएगी, उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। फिर जी अप्लाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म नंबर ADT 2 में। अप्लाई करने के बाद मतलब कितने टाइम में अप्लाई कर दिया जाएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन के एक बार हमें अप्रूवल मिल गई आरडी से, उसके 60 डेज के अंदर यू हैव टू कॉल जनरल मीटिंग एंड यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। ठीक। रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर, कहता है द ऑडिटर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी shall file within a period of 30 days from the date of the resignation a statement in form number ADT 3। खुद से ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो हमने क्या कहा कि कुछ ना कुछ बड़ी बात है, कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर गलत चल रहा है, राइट। तो उसको कहा जी जब आप रिजाइन कर रहे हो तो विद इन 30 days यू हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द ऑडिटर शैल ऑल्सो फाइल सच स्टेटमेंट विद द CAG indicating the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation. If the auditor does not comply with the above requirements, he या it मतलब फर्म के केस में shall be punishable with a fine which shall not be less than, पहले तो क्या लिखा हुआ था, लेकिन अब अमेंडमेंट एक्ट 2017 की वजह से ये 50,000 को काट के क्या कर दिया, 50,000 और द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज बट विच में एक्सटेंड टू। गाइज यहाँ पर जो ऑडिटर को पनिश करने का प्रोविजन है, इफ़ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द अबव रिक्वायरमेंट्स ही और इट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन। तो ये वाला प्रोविजन पहले तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में अमेंड किया गया, फिर इसे दोबारा से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अमेंड किया गया। तो अब ये जो सारा अमेंडेड प्रोविजन है वो ये है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। इफ़ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद अबव requirements he or it shall be punishable with the fine which shall not be less than 50,000 rupees or the remuneration of the auditor whichever is less, and in case of continuing failure, तो ये जो यहाँ से है ये by amendment act 2019 है, that in case of continuing failure with the further penalty of rupees 500 for each day after the first during which such failure continues subject to maximum of 5 lakh rupees। all right, तो इस वीडियो के अंदर ये दो ही अमेंडमेंट्स थी। ठीक है। अब जी मेंबर चाह रहे हैं ऑडिटर की जगह दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना, तो जी मेंबर कंपनी को क्या देंगे, जब भी नोटिस मेंबर से कंपनी के पास जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग। तो जी इस बार मिस्टर एक्स जो कि रिटायर बाय रोटेशन मतलब जो कि रिटायर हो रहे हैं उनको रीअपॉइंट करने के बजाय मिस्टर वाई को हम अपॉइंट करना चाहते हैं एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कौन नोटिस देगा जी, मेंबर्स। और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or as the case may be 10 years in case of firm, right। तो कहते हैं 5 साल 10 साल पूरे हो गए फिर तो हटाने के लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, लेकिन उस 5 साल के टर्म के अंदर अंदर हटाना चाह रहे हो या 10 साल के टर्म के अंदर अंदर हटाना चाह रहे हो ये तो नोटिस देना पड़ेगा ना कंपनी को, राइट। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी,
रिटायरिंग ऑडिटर कि जी आपके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन पास करने का प्रपोजल आया है, राइट, वेयर द नोटिस इज गिवन ऑफ सच रेजोल्यूशन एंड द रिटायरिंग डायरेक्टर मेक्स विद रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी। भाई ऑडिटर को हमने इन्फॉर्म कर दिया, ऑडिटर अपनी भी तो रिप्रेजेंटेशन देगा, भाई मुझे ऐसे कैसे हटा सकते हैं, वो अपनी भी तो बात कहना चाहेगा, राइट। अगर वो राइटिंग में देता है कंपनी को रिप्रेजेंटेशन रीजनेबल लेंथ तक की, राइट, और कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि जी ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये मेंबर को नोटिफाई करवा दीजिएगा, तो जी कंपनी नोटिस के अंदर तो स्टेटमेंट मतलब एक फैक्ट डाल देगी, नोटिस भेजेगी ना कंपनी मेंबर्स को, तो नोटिस के अंदर फैक्ट डाल देगी कि ऑडिटर ने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया है, और साथ में वो रिप्रेजेंटेशन नोटिस के साथ अटैच कर देंगे। कि ये रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। तो जी प्रोसीजर क्या हुआ, कहता है जी पहले तो मेंबर कंपनी को नोटिस देंगे, हम चाहते हैं जी मिस्टर एक्स की जगह इस बार मिस्टर वाई को अपॉइंट किया जाए, तो जी कंपनी क्या करेगी, ऑडिटर को, रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस देगी कि जी आपके अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन पास करने का प्रपोजल आया है, साथ साथ कंपनी वही नोटिस किसको सेंड करेगी, किसी भी जनरल मीटिंग में सिर्फ वही रेजोल्यूशन पास हो सकता है जिसका नोटिस मेंबर को दिया जा चुका हो, मेंबर को क्या देगी कंपनी, ठीक है। इस नोटिस के अंदर वो ये फैक्ट बताएगी कि जी ये जो नोटिस हम आपको भेज रहे हैं ये नोटिस किस रिगार्डिंग है कि रेजोल्यूशन पास करना है टू रिमूव द डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर एंड टू अपॉइंट मिस्टर वाई इन प्लेस ऑफ मिस्टर एक्स। तो क्या है जी ये फैक्ट भी बताएगी कि मिस्टर एक्स ने रिप्रेजेंटेशन दी है और वो रिप्रेजेंटेशन नोटिस के साथ, अटैच कर देंगे। ठीक है। हाँ जी, एंड इफ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज अफोरसेड, किसी वजह से वो कॉपी नहीं भेजी जा सकी, बिकॉज इट वॉज रिसीव्ड टू लेट और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट, किसी भी वजह से, तो ऑडिटर में रिक्वायर दैट रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द, ठीक है, साथ में मुझे वहां पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। अब जी कंपनी को पता है कि ये जो बंदा है ये मीटिंग में खड़ा होकर नॉनसेंस बोलेगा, अगेंस्ट कंपनी बोलेगा, डिफामेशन जिसे हम कहते हैं किसी के अगेंस्ट बोलने को, राइट, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को भिजवाने की बात कर रहा है उसके अंदर इसने नॉनसेंस लिखा होगा अगेंस्ट कंपनी, राइट। तो उस केस के अंदर कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकती है। पहली चीज़ तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इफ़ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट सेंट टू द मेंबर्स, तो उसकी एक कॉपी आरओसी के पास ही फाइल करनी है, भाई आरओसी से ले लो जिसको कॉपी चाहिए, ठीक। If the tribunal is satisfied on the application either of the company or any other aggrieved person that the right conferred by this subsection, right किसके, ऑडिटर के, to read out the representation या to send the representation, तो वो right जो है are being abused by the, तो उसने अपने रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, नॉनसेंस, then the copy of the representation may not be sent and representation need not to be read out at the, लेकिन आपको सेटिस्फाई किसे करना होगा ये बात, एनसीएलटी को, राइट। तो जी द ट्रिब्यूनल, अच्छा, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डायरेक्ट कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, ट्रिब्यूनल को भी पावर दे रखी है, तो ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज दिस पावर आइदर सुमोटो और ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्सन कंसर्न। If tribunal is satisfied that the auditor of the company has whether directly or indirectly acted in the fraudulent manner or abated or colluded in any fraud by or in relation to the company or its directors, और तो कुल मिलाकर ऑडिटर खुद ही फ्रॉडुलेंट है उस केस के अंदर,
तो it may by order direct the company to change its, ठीक है. If the application is made by the central government, power किसको delegated है, and tribunal is satisfied that any change of the auditor is required, it shall within 15 days of such application make an order that he shall not function as the auditor, and central government may appoint another auditor in his place. Further, an auditor, whether individual or firm against whom final order has been passed by the tribunal under this section, shall not be eligible to be appointed as the auditor of the company for a period of from the date of passing such order, whether he shall be liable to be punishable under section. ठीक है जी.